हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों टू सर्वज्ञ एजू टेक। तो जैसे कि हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज लेके आए हैं हम उसमें आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से यूपीएससी ने वेरियस एग्ज़ाम में लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अगर आप वेरियस एक साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक साल में यूपीएससी वेरियस एग्जाम्स कराता है तो 10 से 15 क्वेश्चन एक साल में यूपीएससी इस टॉपिक से उठाता ही उठाता है। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि करंट अफेयर में रेगुलरली ये टॉपिक आता रहता है। वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोन हमारे इंडियन ओशन में या अराउंड दी वर्ल्ड अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये टॉपिक रिकरिंगली आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 एंड यूपीएससी सीडीएस एफकेट वेरियस टाइम क्लियर करा हुआ है। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप कम से कम 20 से 30 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक साल में। हर एग्जाम मतलब किसी भी एग्जाम, सारे एग्जामों को अगर हम मिला लें। क्लियर? तो ये जो साइक्लॉन्स होते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ पर होते हैं? ये ट्रॉपिकल एरियाज में ओरिजिनेट होते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लॉन। और ये मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ओशंस के ऊपर। क्लियर? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मोस्टली आपको ओशन के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन ये ओशन की तरफ से किधर को आना स्टार्ट हो जाते हैं? लैंड की तरफ को आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब ये क्या करते हैं, जब ये आपके साइक्लोन्स बनते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। साथ साथ एक पॉइंट आता है दैट इज नोन एज योर स्टॉर्म सर्ज। इसको लेटर ऑन हमारे लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज स्टॉर्म सर्ज मीन। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। एक लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ से आपकी हवाएं उठना स्टार्ट करती हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिसिस वहाँ पर क्या होने लग जाता है? वो हवाएं आपकी रोटेट करने लगती है इन राइट डायरेक्शन। क्लियर? और वहाँ पर जब हवाएं रोटेट करती है तो वो किस तरीके से रोटेट करेंगी? एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये मैं लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स में आपको हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर आपको साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी वहाँ वहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। और अगर साइक्लोनिक एक्टिविटी की बात करें हम सदर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? क्लॉक वाइज देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इतनी सी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप याद रख पाए तो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ हमारा साइक्लोन देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे, देखो कितना बड़ा है कि स्पेस से इसकी फोटो खींची गई है। और यहाँ पर आपको सैटेलाइट्स भी दिख रही होंगी। तो ये आपका लगभग लगभग इतना अराउंड एरिया है। इसका मैं अगर आपको एक रफ एस्टिमेट दूँ तो ये 60 किलोमीटर से स्टार्ट होके लगभग लगभग आपका 200, 300 या मैक्स टू मैक्स 400 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं क्या क्या कंडीशन रहती है जिन पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है दैट इज योर सी सरफेस टेम्परेचर। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात होगी? सी सरफेस, यानी कि जो वो सरफेस है वहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये ज़्यादातर आपके कहाँ पर बनते हैं? ओशन में बनते हैं। तो ओशन की जो सरफेस है उस पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? अराउंड एंड अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है तो यानी कि लगभग लगभग आप बोल सकते हो हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर किस तरह का एरिया आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको एक लो प्रेशर वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ताकि यहाँ पर क्या बन सके? साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बन सके। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड स्पीड है, यानी कि एक तो होता है हॉरिजॉन्टल विंड स्पीड, एक होता है वर्टिकल विंड स्पीड, यानी कि जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं। क्लियर? इन दोनों में आपका क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्लियर, यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो वो क्या करेंगी? उन सब हवाओं को वहाँ पर से उठाकर ले जाएंगी कहीं और अगर ऐसा हो गया तो साइक्लोन नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए। अब प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर एरिया तो वहाँ पर
आपका वैसे भी बन जाता है, बट इसके लिए एक प्री रिक्विजाइट है कि लो प्रेशर एरिया वहाँ पर होना चाहिए। क्लियर। सेकंड, अपर डाइवर्जेंस अबव दी सी लेवल सिस्टम, तो यानी कि जो अपर डाइवर्जेंस है सी लेवल सिस्टम का, वहाँ पर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम बात कर लेते हैं सरफेस की। सरफेस पे क्या होना चाहिए यहाँ पर, कन्वर्जेंस। क्लियर। सरफेस पे इस तरीके से कन्वर्जेंस होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे एंटी साइक्लोनिकली यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो ये इसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से, और यहाँ पर सारी हवाएं क्या, और ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो ध्यान रखना है जहां जहां पर अगर सरफेस पे, ठीक है, अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर सरफेस पे आपका कन्वर्ज हो रहा है तो आपके अपर एटमॉस्फेयर में किस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिल रही होंगी आपको, इस तरीके से। क्लियर। इस तरीके से आपको एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, कहाँ पर, अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में। तो ये जो हवाएं हैं यहाँ से कन्वर्ज होके इस तरीके से घूमते हुए ये ऊपर जा रही होगी। क्लियर। बस इतना आपको याद रखना है कि अपर डाइवर्जेंस आपका होना चाहिए कहाँ पर, सी लेवल से ऊपर। अब ओशन वाटर हैविंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मोर इज अ गुड सोर्स ऑफ मॉइस्चर, तो जहाँ जहाँ पे आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होगा और अगर वो ओशन है तो वहाँ पर आपको पता है मॉइस्चर की तो कोई कमी नहीं होगी। अगर मॉइस्चर की कमी नहीं है तो यहाँ पर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरह की होनी चाहिए बताओ। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर हाई होनी चाहिए। तो अगर कभी आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या इन्फ्लुएंस होता है साइक्लोन फॉर्मेशन में, तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो साइक्लोन फॉर्मेशन में और ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर होगा, और जब ये होगा तो वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं, हाउ डू ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स, किस तरीके से आपके साइक्लोन बन रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। ओके तो वन ऑफ द रीजन इज ड्यू टू डेप्थ ऑफ द वार्म वाटर मस्ट बी 60 to 70 मीटर। देखो यहाँ पर हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो साइक्लोन्स होते हैं ना वो ओशन में बनते हैं, और ओशन में भी किधर, देखो अगर मैं बात करूँ ओशन की, एक रफ एस्टिमेट आपके लिए बना लेता हूँ। दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं। ये आपका यूरोप हो गया। क्लियर। ये आपका मैं अफ्रीका, और यहाँ पर आपका इंडिया। तो अगर आप देखें साइक्लोन्स आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इन वाले एरिया में आपको साइक्लोन फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। तो इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले तो ये कारण को जान लेते हैं। या इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो डेप्थ होनी चाहिए आपके वार्म वाटर की वो कितनी होनी चाहिए, 60 to 70 मीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं ये पूरा ओशन सरफेस है तो इसमें कम से कम 60 से लेके 70 मीटर तक की लेयर क्या होनी चाहिए आपकी, वार्म वाटर की, और फिर उसके नीचे से आपका क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए। अगर ये लेयर इससे कम होगी तो यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और ये जो चीज़ है ये ओनली पॉसिबल होती है कहाँ पर, वेस्टर्न मार्जिन पे। अब वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों पॉसिबल हो पा रही है, इसके पीछे का मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। देखो इसके पीछे का जो सिंपल सा कारण है वो है क्या है, आपकी ट्रेड विंड्स। अब देखो अगर आप मैप को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, चलो दोबारा आपके लिए बना देता हूँ, एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ यहाँ पे अफ्रीका का, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका इंडिया। अगर आप बात करो यहाँ पर आपको किस तरह की विंड्स देखने को मिलेंगी, इस तरीके से आती हुई विंड्स। क्लियर। इस तरीके से आपकी जो विंड्स आ रही होंगी, तो यहाँ पर इक्वेटर के पास का जो वार्म वाटर होगा ये किधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हवाएं होती हैं इनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोलते हैं। ये किधर की तरफ चली जाएंगी, ये आपके इधर की तरफ आके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। ये हवाएं अपने साथ इस पानी को भी क्या करेगी, इधर को धकेल देगी। तो अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट का, देखो इस पॉइंट में जो आपका वाटर लेवल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर। मैंने ये जो ब्रैकेट लिया है ये यहाँ से यहाँ तक का लिया है, तो यहाँ पे आपका वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरीके से।
क्लियर। और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी लेयर होगी ऊपर पे, ये किसकी होगी, ये होगी आपकी वार्म वाटर की लेयर। क्लियर। और यहाँ नीचे पे क्या होगी आपकी कोल्ड वाटर की लेयर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे वार्म वाटर की लेयर ऊपर क्यों चाहिए, या क्यों 60 to 70 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो कोल्ड वाटर है यहाँ पर क्या फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट फॉलो होने लग जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ये पानी ठंडा होगा ये नीचे की तरफ को आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ वाटर। अब मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा जिस वजह से ये वाटर क्या करेगा, ये अपना वाटर ये टेम्परेचर लूज कर देगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर लॉस हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत आने लग जाएगी यहाँ पे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द कोल्ड करंट लोअर्स द सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट मेक देम अनफिट फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। क्लियर। तो ईस्टर्न मार्जिन पे ऐसा कुछ हो नहीं पाता। वार्म वाटर की एक अच्छी खासी लेयर ईस्टर्न मार्जिन पे आपको नहीं बनते हुए देखने को मिलेगी। तो इस वजह से वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर आपका साइक्लोन फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर वहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर, बस इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है आपका, दैट इज योर अल नीनो। क्लियर। अल नीनो क्या होता है, सिर्फ अल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जिस समय पे आपको साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, किधर पे, ईस्टर्न मार्जिन पे। अल नीनो के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपके क्लाइमेटोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज लेक्चर ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किस तरीके से। तो यहाँ पर देखो हॉट एयर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंसोलेशन की बात करें तो हॉट एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये ऊपर की तरफ को उठना स्टार्ट होगी, यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम आएगा, कोरियोलिस फैक्टर। अब देखो कोरियोलिस फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पर इसको एक स्पाइरलिंग इफेक्ट दे देगा। क्लियर। और जब ये स्पाइरलिंग इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही हवाएं ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो वो क्लाउड्स भी आपके रिवॉल्व करने लग जाएंगे, सॉरी रोटेट करने लग जाएंगे। और ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इट्स मीन ये जो साइक्लोन बन रहा है कहाँ बन रहा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में आपका साइक्लोन बन रहा है। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं अकरेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो साइक्लोन बनाने में काम आता है। तो रोटेटिंग मोशन एनहेंस एज द डोल्ड्रम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस बात को समझो, जैसे जैसे डोल्ड्रम्स आपके इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था क्या होता है आपका यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है ये शिफ्ट होता रहता है आपका नॉर्थवर्ड विद द अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो जैसे जैसे सन आपका नॉर्थ में आएगा, आपका ITCZ भी ऊपर की तरफ को आने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होंगे, जो आपके डोल्ड्रम्स होते हैं, डोल्ड्रम कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है आपके किसके, लो प्रेशर एरिया का। तो वो एरिया क्या होता है, बिल्कुल काम एरिया होता है। तो जैसे जैसे डोल्ड्रम आपका ऊपर की तरफ को बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रोटेटिंग मोशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट्स मीन जैसे जैसे आपकी हवाएं किधर आपकी दूर जाएंगे, किससे, इक्वेटर से, जैसे जैसे हवाएं दूर जाएंगी वहां पर कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी। इट मीन्स, इसको सिंपल से समझ लो, जो कोरियोलिस फोर्स होते हैं वो आपकी बहुत कम होती है एट द इक्वेटर। अब इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा कारण है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वेलोसिटी ऑफ विंड के बारे में बात करी थी। अगर आप उस लेक्चर को याद रख पाए होंगे तो आप आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वेलोसिटी ऑफ विंड सबसे तेज कहाँ पर होती है, सबसे तेज होती है वो इक्वेटर पे, और सबसे स्लो कहाँ पर होती है, वो पोल्स पे। क्लियर। तो जहाँ पर सबसे फास्ट होती है, अब मेरे को एक बात बताओ, जहाँ पर सबसे फास्ट होती है क्या वहाँ पर आपका किसी और फोर्स का इफेक्ट पड़ पाएगा उस पर, नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज स्पीड होती है कि कोरियोलिस फोर्स भी वहाँ पर कोई फर्क नहीं डाल पाती। क्लियर। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कोरियोलिस फोर्स जीरो क्यों होती है आपके इक्वेटर पे। और पोल्स पे देखो वो स्लो चलेगी, तो स्लो चलेगी वहाँ पर क्या हो सकता है, एक और फोर्स का वहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर क्या होगा, रोटेटिंग मोशन देखने को मिलेगा आपको विंड का। सो नो साइक्लोन इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर बिकॉज हमने अभी कंडीशंस पढ़ी थी
क्या कंडीशंस थी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए? एक प्री रिक्विजाइट क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो यहाँ पर कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। इस बात को बच्चों आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें कि साइक्लोन बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आपका कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा। और साइक्लोन फॉर्मेशन जो स्टार्ट होती है वो आपकी कहाँ से होती है? 5 डिग्री लैटिट्यूड से आपकी साइक्लोन फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगती है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटीज हैपन बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड, दैट्स मीन बिटवीन द ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया के बीच में हो रही है, 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में हो रही है। लो लेवल डिस्टर्बेंसेज यानी कि जो आपका सरफेस है, यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पे आपके क्या होनी चाहिए? डिस्टर्बेंसेज होनी चाहिए। किस तरीके से? देखो, हम जब ज्योग्राफी में डिस्टर्बेंसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिंपल समझ लेते हैं क्या? क्लाइमेटिक एक्टिविटी। और देखो, क्लाइमेटिक एक्टिविटी मैंने बताया था आपको किससे एसोसिएटेड होती है? वो जगहों से जहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो लोअर लेवल होगा वहाँ पर सरफेस के पास लो प्रेशर होना ज़रूरी है, शुड एग्जिस्ट। क्लियर? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, क्योंकि लो प्रेशर होगा तभी तो हवा ऊपर की तरफ को उठेगी, और जब हवा ऊपर की तरफ को उठेगी देन ओनली आपका कोरियोलिस फोर्स उस पर एक्ट कर पाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया वहाँ पर क्या हो सकता है? साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर हो सकता है। नेक्स्ट चीज, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेज। जो दोनों एयर मास होती है उनके बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। क्लियर? ट्रेड विंड फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर मीट एट ITCZ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ITCZ को हम क्या बोलते हैं? एक कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड के लिए भी इंपॉर्टेंटली जाना जाता है। तो द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर एंड द रिजल्टिंग instability are the prerequisite for the origin and growth of violent tropical storms. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए ताकि उसकी वजह से क्या हो? यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, और इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपर एयर डाइवर्जेंस की, तो देखो अपर ट्रोपोस्फेयर में देयर इज वेस्टर्लीज। अब इसको समझो, किस तरीके से समझना है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पर हम अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बनता है? आपका एक सेल बनता है विच इज़ नोन एज योर हेडली सेल। क्लियर? इसको बोला जाता है हेडली सेल। इस हेडली सेल में लो प्रेशर एरिया ये होता है, हाई प्रेशर एरिया ये होता है। तो इधर की तरफ से हवाएं आपकी आना स्टार्ट होती हैं। क्लियर? इस तरीके से आपकी हवाएं आ रही होती हैं। तो देखो ये किस डायरेक्शन से आ रही हैं? ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज योर ईस्टर्लीज। बट ये तो हमने कर ली कहाँ पर की बात? ये हमने कर ली ग्राउंड लेवल की। क्लियर? अब बात करते हैं पर लेवल। तो यहाँ पर इस तरीके से जाती हैं हवाएं, और ये ऐसे, और ये इस तरीके से। तो देखो नीचे जो डायरेक्शन है उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पर होगी? हमारी अपर एयर में। क्लियर? अपर ट्रोपोस्फेयर में। तो अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको किस तरह की विंड देखने को मिलेगी? अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, और ये वेस्टर्लीज कहाँ पर देखने को मिलेंगी? आपको ट्रॉपिकल एरिया में। क्लियर? तो ट्रॉपिकल एरिया में आपको अपर ट्रोपोस्फेयर में वेस्टर्लीज देखने को मिल जाएंगी। वही बात ये यहाँ पर कर रहा है। एज डाइवर्जेंस प्रिवेल्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रफ, अ राइजिंग मोशन अकर, दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। अब यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है? अपर ट्रोपोस्फेयर में डाइवर्जेंस है तो लोअर सरफेस पे क्या बन जाएगा? आपका कन्वर्जेंस। तो यहाँ देखो ये इसकी बात कर रहा था, ये इसे बोलते हैं हम ट्रफ। क्लियर? तो यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस होने की वजह से नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर वाला एरिया। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं विंड शेयर की। विंड शेयर क्या होता है? एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर हम विंड शेयर की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो विंड शेयर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। जो डिफरेंट हाइट पे एयर है उसके बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सरफेस की विंड की और अपर ट्रोपोस्फेयर की विंड, तो इन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होगा,
क्लियर, उसे बोला जाता है कि आपका विंड शेयर। और साइक्लोन एक कौन से एरिया में डेवलप होगा? साइक्लोन डेवलप्स इन द एरिया वेयर द विंड शेयर इज लो, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए। देखो अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर की तरफ को जाएंगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर, ये हवाएं इधर की तरफ को बह जाएंगी, यहाँ पर इसको रोटेट होने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर, अगर ये रोटेट नहीं हो पाएंगे तो साइक्लोन तो नहीं बना पाएंगी। क्लियर, इन टेम्परेट एरिया विंड शेयर इज हाई ड्यू टू वेस्टर्लीज, दिस डिक्रीज द साइक्लोन फॉर्मेशन, दैट्स वाई आपका जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर, वहाँ पर किस तरह के साइक्लोन बनते हैं? वहाँ पे फ्रंट्स की वजह से बनते हैं। वहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है उस प्रोसेस से नहीं बनते, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस। ओके, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्यू टू अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस देयर इज लो प्रेशर सिचुएशन एट द सरफेस, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। क्लियर, तो एक बार देख सकते हो आप, ऊपर पे डाइवर्जेंस होगा तो नीचे पे कन्वर्जेंस होगा। क्लियर, इतना आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओरिजिन कैसे होता है? देखो हाई ह्यूमिडिटी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस तरह की जो कंडीशन होते हैं वो मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेंगी। हमारा जो साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका ओरिजिन कैसा होता है? थर्मल ओरिजिन होता है। और मैं अभी आपसे जस्ट कुछ सेकंड पहले ये बता चुका हूँ कि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है? उनका फ्रंटल ओरिजिन होता है। क्लियर, वो किस वजह से बनते हैं? वो वहाँ पर फ्रंट्स की वजह से बनते हैं। वेयर है जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो किस वजह से बन रहे हैं? ये थर्मल ओरिजिन होने की वजह से बन रहे हैं। दे फॉर्म मेनली इन ट्रॉपिक्स, वो ट्रॉपिक्स में बन रहे हैं। क्लियर, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट एक्वायरिंग व्रिलिंग मोशन। ये व्रिलिंग मोशन क्या होता है? इस तरीके का मोशन। क्लियर, when the wind rises up it get condensed and forms cloud, release a latent heat of condensation due to high moisture, thunderstorm intensify and winds get deflected under the coriolis creating cyclonic vortex। तो पीछे जो भी हमने पढ़ा उसकी समरी ये है। क्लियर, पीछे हमने इतने सारे फैक्टर पढ़े, उन सब की समरी ये है कि जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी वो कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो क्या बनाएगी? क्लाउड्स बनाएगी। क्लाउड्स बनाने की वजह से जो उसकी हीट है वो रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि उसमें हाई मॉइस्चर था इस वजह से यहाँ पे थंडर स्ट्रॉम क्लाउड्स बने। क्लियर, और ये जो क्लाउड्स थे ये कोरोलिस इफेक्ट में आके डिफ्लेक्ट होने लग गए और ये लार्ज स्केल में फैल गए। ड्यू टू स्पिरलिंग विंड्स मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स फॉर्म एंड रीजन विद क्यूमुलस क्लाउड्स आर कॉल्ड रेन बैंड। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन होगी। ये लेक्चर बहुत ही क्रिस्प रहेगा और बहुत ही छोटा रहेगा। आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो आप इस लेक्चर से आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो इस लेक्चर को ज़रूर पूरा देखें। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर ये व्रिलिंग मोशन बन रहा है। ये जो सेंटर बन रहा है आपका, तो सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं? हम आई बोलते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ देख सकते हो आप आई है, और जो मैं पीछे बात कर रहा था कि बिकॉज ऑफ क्या? हाई सब्सिडेंस ऑफ एयर, यहाँ पर होगा क्या? मल्टीपल कनेक्टिव सेल्स बनेंगे और मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स। तो एक सेल तो ये बन गया, सेकंड सेल ये बन गया, थर्ड सेल ये बन गया। क्लियर, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कई सारे सेल बनेंगे। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहाँ पर सेल बनते हैं वहीं पर आपकी रेन होती है। क्लियर, तो इन जगहों के भी को ही आपका क्या बोला जाता है? रेन बैंड्स। टेंशन मत लेना, डायग्राम बहुत सारे हैं तो डायग्राम देखते देखते हम सीख जाएंगे। क्लियर, क्लाउड फॉर्मेशन इज डेंस एट द सेंटर। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो सेंटर में होगा, और जो क्लाउड का साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। कहाँ? फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते रहोगे आपको क्लाउड किस तरीके को देखने को मिलेंगे? हल्के क्लाउड। तो अगर आप इस वाले एरिया की बात करो, यहाँ पर जो सेंटर वाला एरिया था उस वाले एरिया की आप बात करते तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके के? वहाँ पर डेंस क्लाउड देखने को मिलेंगे। वेयर जो पेरिफेरी है वहाँ पर आपको किस तरीके के क्लाउड देखने को मिलेंगे? वहाँ पर आपको सीरस क्लाउड देखने को मिलेंगे। तो सेंटर में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलेंगे। क्लियर, और जो पेरिफेरी होगी वहाँ पर आपको सीरस क्लाउड।
क्लियर। तो डेंस ओवरकास्ट एट द अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ड्यू टू सीरियस क्लाउड। क्लियर, ये पढ़ चुके हैं। द ड्राई एयर फ्लोइंग along the central dense overcast descend at the periphery and the eye region। तो यहाँ पर आपको अगर एक बार और नज़र डालनी पड़ेगी इस डायग्राम पे, अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझना चाहते हो इस डायग्राम को, तो देखो यहाँ पर जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं ये इस तरीके से घूम के यहाँ से नीचे भी आएंगी। क्लियर। और जहाँ जहाँ पर ये नीचे आएंगे जैसे इस तरीके से, जिस जिस एरिया में ये जब नीचे आएंगी, क्लियर, अब इस बात को समझो, जब कोई हवा ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी। क्लियर। और जब कोई हवा नीचे की तरफ आती है वो क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब करती है। क्लियर। अब जब ये हीट को अब्जॉर्ब करेगी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और साथ साथ ये विंड कैसी हो जाएगी, ड्राई विंड हो जाएगी। तो अब मुझे खुद अपने एक्यूमुलेटेड नॉलेज और जितना भी आप सर्वज्ञ एजुटेक के साथ ज्योग्राफी पढ़ चुके हो उसके हिसाब से बताओ, क्या ड्राई एयर कभी भी रेन कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो क्लियर, आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली जहाँ जहाँ पे डिसेंड करेगी वहाँ पे क्या होंगे, आपके ड्राई पैचेज होंगे। क्लियर। तो इस बात को अच्छे से याद रख लेना है। तो जहाँ जहाँ पे आपके ड्राई एयर होगी वहाँ पर आपको पैचेज देखने को मिलेंगे। किस तरीके से, ड्राई पैचेज मिलेंगे। तो इस तरीके से समझना है आपको। और एक सेंट्रल रीजन होता है वहाँ पर भी आपकी हवा क्या होती है, डिसेंड होती है। क्लियर। अब हवा यहाँ पर डिसेंड हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर याद रखना कि यहाँ की जो हवा होगी वो क्या करेगी, हीट को अब्जॉर्ब करेगी। मैं देखो एक टॉपिक को ना एक लेक्चर में आपको 2 से 3 बार इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, दोबारा बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का। स्ट्रक्चर में बीच में आपको देखने को मिलती है आई, दिस एरिया वुड बी नोन एज योर आई। इस एरिया को हम, जो ये एरिया है यहाँ पर बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे आई। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। द आई इज रफली सर्कुलर एरिया ऑफ कंपैरेटिवली लाइट विंड्स। क्लियर। यहाँ पर आपको बहुत हल्की विंड्स देखने को मिलेगी एंड फेयर वेदर फाउंड एट द सेंटर ऑफ सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर। इस जगह पर आपको कोई भी प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हवा डिसेंड कर रही है। अब हवा डिसेंड होगी तो ड्राई पैच बनेगा। क्लियर। द आई रीजन हैव लोवेस्ट सरफेस प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे कम सरफेस प्रेशर होगा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। क्यों होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हवा डिसेंड करेगी इट अब्जॉर्ब्स हीट, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो वहाँ का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। तो पूरे साइक्लोन की अगर हम बात करें, और एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ये CAPF में लास्ट ईयर पूछा गया है। क्लियर। एक बार चेक करना, या तो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर होगा। तो आई ऑफ साइक्लोन के बारे में डायरेक्टली CAPF में पूछा गया है, अच्छे से याद करना। जो आई की रेंज होती है ये 8 से 8 to 60 किलोमीटर हो सकती है। द आई हैव सिंकिंग विंड्स वेयर एज आई वॉल हैव नेट अपवर्ड विंड्स। क्लियर। तो जहाँ पर आई होगी और उसके आसपास का जो एरिया होगा इस तरीके से, क्लियर, ये बीच वाला एरिया तो आई हो गया, इसके आसपास वाला एरिया इसे बोलते हैं हम आई वॉल। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होती है, हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ को बढ़ रही होती है। क्लियर। आई वॉल के पास क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट विंड होती है, क्योंकि यहीं पर आई वॉल के जस्ट नीचे आपको सबसे इंटेंसिफाइड लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये इसकी आई रीजन है, ये साइड में ये जो साइड वाला एरिया है दिस इज आई वॉल। यहाँ पर हवा डिसेंड कर रही है और यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ को उठ रही है। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो जहाँ जहाँ पर हवा ऊपर जा रही थी इन्हीं जगहों को बोला जाता है कि आपका रेन बैंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपका हवाएं, सॉरी, यहाँ पर आपका जो होती है बारिश होती है। क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम। तो ये जो रेन बैंड्स हैं वहाँ पर इस तरीके से आपको बारिश देखने को मिलेगी। क्लियर। ओके। नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्पाइरल बैंड्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये स्पाइरल बैंड्स क्या होते हैं, ये जो आसपास के तरफ आपको इस तरीके से बैंड्स देखने को मिल रहे थे ना साइक्लोन में, उन्हीं को बोला जाता है कि आपका स्पाइरल बैंड्स। ये लॉन्ग नैरो रेन बैंड्स होते हैं, यहाँ पर हवाएं होती हैं। क्लियर। सर्कुलेशन डेवलप इन दीज बैंड्स, वार्म एंड मॉइस्ट एयर कन्वर्ज एट द सरफेस एंड द राइज टू दीज एंड देन डाइवर्ज अलोफ्ट।
क्लियर। तो नीचे की तरफ यहाँ पर कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो डाइवर्जेंस होगा, और सारी की सारी हवाएं इस तरीके से फैल जाएंगी। जब ये डाइवर्ज होंगी उसके बाद ये क्या करेंगी, आई से नीचे की तरफ को क्या करेंगी, डिसेंड करेंगी। एज एयर सब्सिडाइज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एडियाबेटिकली, हैंस ड्राई एयर विच लेड टू कंटिन्यूस रेन बैंड एंड ड्राई पैचेस। तो एक तरफ आपको राइजिंग एयर की वजह से देखने को मिलेंगे रेन बैंड्स, और दूसरी तरफ आपको सबसीडिंग एयर की वजह से देखने को मिलेंगे ड्राई पैचेस। तो इस तरीके से आप एक बार इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हवा राइज कर रही है वहाँ पर रेन बैंड, क्लियर, और जहाँ जहाँ पर हवा डिसेंड कर रही है वहाँ पे आपको ड्राई पैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा विंड फ्लो को देख सकते हैं। इस तरीके से हवाएं ऊपर उठती है और यहाँ पर आकर डिसेंड करती हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो नेमिंग होती है, इनको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, क्लियर। जैसे इंडियन रीजन में तो हम इन्हें साइक्लोन बोल देते हैं। जब हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन, क्लियर, किधर की तरफ होगा ये, यूएसए और यूरोप के बीच में, वहां पर इसको हरिकेन बोला जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक किधर होगा, यूएसए और जापान के बीच में, वहां पर टाइफून बोला जाता है। और वेस्टर्न पैसिफिक की बात हो रही है तो ये अराउंड एरिया होगा जापान, यूएसए, इंडिया, और ये तो आपको पता ही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। तो वहां पर विली विलीज बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हरिकेन, इधर पर टाइफून, यहाँ पर साइक्लोन बोला जाएगा, यहाँ भी साइक्लोन, इधर भी साइक्लोन बोला जाएगा। और अगर विली विली की बात करूँ तो ये वाला एरिया होगा विली विली का, क्लियर। तो ये आपके डिफरेंट नेम है। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिमेट्रिकल होता है, क्लियर, सिमेट्री बन जाती है। अगर मैं बात करूँ टेम्परेट की तो वो किस तरीके का था, वी शेप का था, क्लियर। इस तरीके से आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्लूडेड फ्रंट आपका बन रहा था, तो वी शेप का था। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है। विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मोर पोलवर्ड, जो विंड्स होंगी वो ज़्यादातर पोल्स की तरफ को चलेगी रेदर देन दी सेंटर। इट विल मेनली फॉर्म्ड ओवर द ओशन देन लैंड्स। तो ये ज़्यादातर कहाँ बनेंगे, आपके ओशन सरफेस के ऊपर बनना स्टार्ट होते हैं। देखो लैंड के ऊपर ये क्यों नहीं बनते, सीधी सी बात है, लैंड के ऊपर इनको इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिलेगा, क्लियर। और मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए, क्लियर। इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से चलता है। द एक्सिस इज पैरेलल टू आइसोबार्स, ये किस तरीके से चलेगा, तो आइसोबार के बिल्कुल पैरेलली चलेगा। तो इस तरीके से कुछ इसका क्या बनेगा, आइसोबार बनेगा, क्लियर, सॉरी पैराबोला बनेगा। इसकी जो डायरेक्शन होती है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है, कोरिलिस फोर्स इफेक्ट करती है, ईस्टर्लीज इफेक्ट करेंगी, वेस्टर्लीज इफेक्ट करेंगी, क्लियर। ये सब क्या करती है, पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन को इफेक्ट करेंगी। अब यहाँ पर मैंने शुरू में बोला था आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है, दैट इज स्ट्रॉम सर्ज, क्लियर। ये स्ट्रॉम सर्ज क्या होता है उसके बारे में आपको याद रखते हुए रहना है। जब भी आपका एबनॉर्मल सी लेवल राइज हो जाए साइक्लोन की वजह से, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रॉम सर्ज। ड्यू टू दिस देयर इज ह्यूज डिवास्टेशन अराउंड द कोस्टल एरियाज, क्लियर। कोस्टल एरियाज के अराउंड हमें क्या मिलेगा, ह्यूज डिवास्टेशन। इट इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ सॉइल इन द कोस्ट। स्ट्रॉम सर्ज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, जितना हैवी साइक्लोन होगा उतना बड़ा स्ट्रॉम सर्ज होगा। अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमिंग ऑफ साइक्लोन। नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट आपको एक लेक्चर में, हालांकि मेरे से गलत प्रोनाउंस हो गया था, मैंने बिपरॉय बोल दिया था, उसका नाम था क्या, पिपरजॉय, ठीक है। मैंने पूछा था कि किसने नेम किया था उसको, इस वाली स्लाइड में मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। तो देखो सबसे शुरू में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे अटलांटिक और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जिसमें इंडियन ओशन और सदर्न पैसिफिक की हम बात करें, तो वहाँ पर जो नाम दिए जाते थे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते थे। पहले उनका नाम विमेंस के नाम पे रखा गया, फिर मेंस के नाम पे रखा गया, और कभी कभी तो उनका नाम किसी भी रैंडम चीज़, फॉर एग्जांपल एक साइक्लोन का नाम है वो एक बोट के नाम पे रख दिया गया था, क्लियर। तो पहले तो किसी भी तरीके से आपका नेमिंग हो जाती थी, लेकिन 2000 के बाद नॉर्थ इंडियन ओशन ने एक नया सिस्टम अपनाया जिसमें कि जो कंट्रीज होंगी, क्लियर, कंट्रीज को पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाएगा और फिर उन्होंने जो नाम सजेस्ट करे होंगे उनको रखा जाएगा। और ये नाम क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, इनमें कोई भी एक पर्टिकुलर जेंडर हाईलाइट नहीं होगा, क्लियर। और ये जो नाम प्रपोज किए जाएंगे किसको किए जाएंगे, नेशनल मेट्रोलॉजिकल
हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ WMO, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पर हो रहा है, वो लोग नेमिंग करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। तो अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में जो काउंसिल बनाई गई है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ESCAP, जो कि 2000 से, यानी कि सन 2000 से इंडियन ओशन में, या फिर आपका ये बोल सकते हो आपके पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेमिंग कर रहा है। 2000 में इसमें सिर्फ 8 कंट्रियाँ हुआ करती थी, लेटर ऑन 5 और कंट्रीज़ को 2018 में इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब 8 + 5 = टोटल 13 कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन में नेमिंग करती है आपकी साइक्लोन्स की। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या नाम दिए जा चुके हैं। जैसे बांग्लादेश निसर्ग दे चुका है, क्लियर। और ये जो रिसेंट है बिपरजॉय, ये भी किसने दिया है? बांग्लादेश ने, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने इससे पहले कौन कौन से नाम दिए हैं? गति। और याद रखना बिपरजॉय के बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा? तेज। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि आगे आने वाला साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन तेज। और देखो इतने सारे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे नाम है, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से नाम, जैसे इसमें ताउक्ते, CAPF में डायरेक्ट पूछ चुका है। CAPF में पता है क्या पूछा गया है इसमें? ये जो ताउक्ते नाम है ये कौन सी कंट्री ने दिया था, बस इतना याद रखना। जैसे अम्फन के बारे में पूछा है, क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचेगी। और हम ट्राई करते रहेंगे आपके लिए इसी तरीके से रेगुलर कंटेंट लाते रहें और आपके नॉलेज में वृद्धि करते रहें। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे SSC CGL के लिए 2 सीरीज़ और अलग से चल रही हैं, जिसमें क्वांट की सीरीज़ चल रही है जो कि अनुपम सर ले रहे हैं, और इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है जो भट्ट सर ले रहे हैं। तो अगर आप में से या आपके कोई दोस्त SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी इस सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।